5 सितंबर 1972 सुबह के 4:30 बजे कुछ लोग कुछ बैग्स के साथ में इजरायली प्लेयर्स की अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। नाज़ी हिटलर के बाद में शायद ही किसी ने सोचा था कि ओलंपिक्स जैसी गेम को फिर से नरसंहार में बदला जाएगा, पर ओलंपिक टीम के हिस्सा होने के कारण इन प्लेयर्स को शायद अंदाजा ही नहीं था कि अगले 24 घंटे में इनके साथ क्या होने वाला है। आखिर कौन थे वो लोग और आखिर क्या हुआ उन 11 प्लेयर्स के साथ में, और क्यों उस रात को आज भी याद करके सभी की दिल दहल जाती है। वेलकम टू खेल पाठशाला। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। यूजुअली ओलंपिक्स सुन के हम सभी के दिमाग में सिर्फ एक ऐसी सीन आती है जहां टाइट सिक्योरिटी होगी, पर इतनी टाइट सिक्योरिटी में इजराइल के प्लेयर्स के साथ में पैलेस्टीन के टेररिस्ट ने वो किया जिससे हर किसी की रूह कांप जाए। तो आइए आज की क्लास में जानते हैं कि उस रात इजराइल के प्लेयर्स के साथ में आखिर हुआ क्या। अटैक की प्लान से अनजान 4 सितंबर की शाम को सभी प्लेयर्स नाइट आउट पे गए। अपनी रिटर्न ट्रिप में इजरायली कोच शमुएल लाल्किन ने अपने 13 साल के बेटे को वहां रिटर्न जाने से मना कर दिया और उसे वहीं उनके पास की अपार्टमेंट कॉनोली स्ट्रिप 31 में छोड़ दिया, जो कि शायद उस बच्चे के लिए वरदान से कम नहीं थी। एंड फाइनली सभी प्लेयर्स ओलंपिक विलेज के उस अपार्टमेंट में आ गए जहां उन्होंने अपनी आखिरी सुकून भरी रात बिताई। अपनी नाजी और मिलिट्री इमेज से परेशान जर्मनी की गवर्नमेंट को ओलंपिक्स एक ऐसा रास्ता दिखा जिससे वो अपनी इमेज ठीक कर सकते थे। एंड इस कारण अपनी मिलिट्री इमेज को ठीक करने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल्स को ये हिदायत दी कि वो लोग कम से कम दिखें और उनकी संख्या भी कम रखी गई। और यही हुआ सबसे बड़ा ब्लंडर। ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में सिक्योरिटी पर्सनल्स दिखते ही नहीं थे। लाल्किन, जिनको हमने अभी थोड़ी देर पहले उनके बेटे के कारण जाना, उन्होंने ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले ही जर्मन अथॉरिटीज के साथ में ये कंसर्न रेज किया था कि इजरायली प्लेयर्स के रूम थोड़े सुनसान इलाके में ग्राउंड फ्लोर पे है, वो भी गेट के पास। इससे इजरायली प्लेयर्स की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता। बट इसके रिगार्डिंग जर्मन अथॉरिटीज ने उन्हें अश्योर किया कि वो इजरायली प्लेयर्स को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कि शायद कभी दी ही नहीं गई। ओलंपिक शुरू होने से पहले वेस्ट जर्मन फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज साइबर ने 26 ऐसे तरीके बताए थे जिससे ओलंपिक की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। गौर करने वाली बात ये थी, उन्होंने जो 21वां तरीका बताया था वो एग्जैक्टली वैसा सेम था जैसा कि पैलेस्टीन के टेररिस्ट ने अटैक करने के लिए प्लान किया था। पर अपनी केयरफ्री गेम्स की लॉजिक के कारण वेस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया। सुबह के 4:30 बजे जब सभी प्लेयर्स अंधेरे में सो रहे थे, तभी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ब्लैक सितंबर ग्रुप के 8 टेररिस्ट अपने साथ लोडेड AKM असॉल्ट राइफल्स, टोकारेव पिस्टल्स, ग्रेनेड्स और कुछ और हथियार के साथ ओलंपिक विलेज के उस अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। भीतर जाने के बाद टेररिस्ट चोरी की हुई चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी कुछ आवाज के कारण रेसलिंग रेफरी योसेफ कटफ्रेंड की नींद खुल जाती है। टेररिस्ट को सबसे पहले देखने वाले यही थे। टेररिस्ट को देखकर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और बड़ी बहादुरी से अपने 135 किलो के वजन को लगाकर कुछ देर तक सभी टेररिस्ट को दरवाजे के बाहर रोके रहे। उनकी इस हिम्मत के कारण उनके रूममेट वेट लिफ्टिंग कोच तुविया सोकोलोव्स्की को टाइम मिल जाता है और वो खिड़की तोड़कर भाग जाते हैं। उधर इन सबसे अनजान रेसलिंग कोच ओश वीनबर्ग का सामना आतंकवादियों से हो जाता है, जहां उनके गाल के पास गोली लग जाती है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो बाकी इजरायली प्लेयर्स के रूम को पहचानने के लिए उनकी मदद करें। वीनबर्ग ने उन टेररिस्ट को अपार्टमेंट 2 के बारे में झूठ बोल दिया और उन्हें अपार्टमेंट 3 की तरफ ले गए, जहाँ 6 रेसलर्स और वेट लिफ्टर्स सो रहे थे। शायद वीनबर्ग ने सोचा कि मजबूत लोग लड़ने में ज्यादा कैपेबल होंगे, पर नींद के कारण सभी खिलाड़ी अचानक से शॉक हो गए। आतंकवादी सभी हॉस्टेजेस को वापस कोच के पास ले जाने लगे। तभी वीनबर्ग ने एक बार फिर से बंदूकधारी पर हमला कर दिया, जिससे रेसलर गैड सोबरी को भागने का मौका मिल गया। वीनबर्ग ने एक आतंकवादी को मारकर बेहोश कर दिया और दूसरे को मारने ही जा रहे थे कि उन्हें गोली लग गई और शुरू हो गया मौत का खेल। वेट लिफ्टर योसेफ रोमानो ने भी एक आतंकवादी से भिड़कर उसे घायल कर दिया, पर इस लड़ाई में उन्हें भी गोली लग गई और बच गए अब 9 हॉस्टेजेस। सुबह के 6 बजे तक जर्मन अथॉरिटी को सारी खबर मिल जाती और अब शुरू होती है नेगोशिएशंस का वो सिलसिला जिससे इन सारे प्लेयर्स की जिंदगी का फैसला होने वाला था। आतंकवादियों ने 234 पैलेस्टीनियंस और नॉन अरब्स जो कि इजराइल की जेल में कैद हैं, उन्हें छोड़ने की डिमांड रखी और साथ ही में वीनबर्ग की बॉडी को सैंपल के तौर पे बाहर फेंक और डेडलाइन थी 9 AM।
जर्मन अथॉरिटीज से बात कर इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो किसी भी कॉस्ट पर किसी आतंकवादी से कोई बात नहीं करने वाली, और नेगोशिएशंस तो दूर की बात है। अब जर्मन अथॉरिटीज को जो करना था वो खुद से करना था, क्योंकि वो जानते थे इस सिचुएशन के जिम्मेदार वो खुद थे। जर्मन अथॉरिटीज ने टेररिस्ट से बात करने के लिए ओलंपिक कमेटी की एक औरत का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें लगा कि औरत को देख करके टेररिस्ट उनकी बात सुनेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। जर्मन्स ने टेररिस्ट को अनलिमिटेड मनी और सिक्योरिटी ऑफर किया, पर उनका जवाब क्लियर था, मनी मीन्स नथिंग टू अस, आवर लाइव्स मीन्स नथिंग टू अस। टाइम बीतने लगा और अब मिलिटेंट्स किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे, पर इजिप्टियन एडवाइजर मक्ती गोहरी, मोहम्मद कादिफ और इजिप्टियन मेंबर ऑफ ओलंपिक कमेटी एडी टोनी की बात मानकर उन्हें ये भरोसा हुआ कि इजराइल की गवर्नमेंट उनकी मांगों को कंसिडर कर रही है, और उन्होंने टाइम बढ़ा करके 12 बजे कर दिया। इन सभी डिस्कशंस से बार बार सिर्फ डेडलाइन बढ़ती गई। जर्मन अथॉरिटीज ने सब कुछ नॉर्मल शो करने के लिए ओलंपिक गेम्स को कंटिन्यू रखा, पर फर्स्ट मर्डर की 12 घंटे बाद फाइनली प्रेशर में आकर के ओलंपिक गेम्स को टेम्परेरीली सस्पेंड करना पड़ा। शाम के 4:30 बजे तक 38 जर्मन पुलिस ओलंपिक स्वेटसूट पहन करके ओलंपिक विलेज की तरफ निकल गए। कि वो जर्मन पुलिस थे जिन्हें कॉम्बैट रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ एक ऑर्डर मिला था कि उन्हें कोड वर्ड सनसाइन सुनने के बाद फायर करना था, पर मिसमैनेजमेंट के कारण उनकी ये सारी हरकत ओलंपिक्स कैमरा क्रू के कैमरे से लाइव टीवी पे आने लगी, जिसे टेररिस्ट ने देख लिया। एंड फाइनली आतंकवादियों के लीडर ईसा के धमकी देने पर जर्मन पुलिस ने प्लान कैंसिल कर दिया। फाइनली ईसा को ये भरोसा दिलाया गया कि जर्मन गवर्नमेंट उनके साथ, और वो उन्हें सभी हॉस्टेजेस के साथ एक फ्लाइट में कायरो एयरपोर्ट इजिप्ट भेज देंगे, जहां वो लोग ज्यादा सेफ होंगे। और इस प्रॉमिस के कारण फॉर द फर्स्ट टाइम जर्मन पुलिस चीफ को हॉस्टेजेस से मिलने दिया गया। इस मीटिंग से उन्हें पता चला कि 9 हॉस्टेजेस और लगभग 5 आतंकवादी हैं। इन सारी प्रॉमिसेस के बीच जर्मन पुलिस को आखिरी डेडलाइन मिली 9 PM। अपने ऊपर से बदनामी हटाने के लिए जर्मन ऑफिशियल्स ने सोचा कि ये सारा का सारा रेस्क्यू प्लान वो लोग कायरो एयरपोर्ट पे करेंगे, जो कि इजिप्ट में। पर इजिप्ट की गवर्नमेंट को ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, और इसी के साथ शुरू हुआ जर्मन पुलिस का बिना किसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के रेस्क्यू करने का प्लान स्टार्ट। जर्मन पुलिस ने एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स अरेंज कराए, जो कि हॉस्टेजेस की बिल्डिंग से 200 मीटर की दूरी पे रखा गया। हॉस्टेजेस और टेररिस्ट को उस हेलीकॉप्टर तक एक अंडरग्राउंड टनल के रास्ते जाना था, पर ईसा जो कि ब्लैक सितंबर का लीडर था, उसने पहले रूट को चेक करना चाहा। इस रूट पे जर्मन पुलिस के शार्प शूटर्स छिपे हुए थे, पर सिर्फ उनके लीडर को आते देखकर उन्हें भागना पड़ा, और इस आवाज को सुनकर ईसा को डाउट हुआ और उसने डिमांड किया कि वो लोग बस से हेलीकॉप्टर्स तक जाएंगे। और यहाँ शुरू हुआ पहला प्लान का फेलियर। रात के 10 बज गए और अटैक को लगभग 17.5 घंटे हो चुके थे, और बस में चढ़ते टेररिस्ट को देखकर ऑफिसर्स को पहली बार ये पता चला कि टोटल 8 टेररिस्ट हैं। एयरपोर्ट पर जर्मन पुलिस की वो मिसमैनेजमेंट दिखी जिसके लिए उन्हें हर तरफ से क्रिटिसिज्म मिला। एयरपोर्ट पर लाइटनिंग बहुत कम थी और शार्प शूटर्स हार्डली कुछ देख पा रहे थे। 8 टेररिस्ट को मारने के लिए सिर्फ 8 शार्प शूटर्स को अरेंज किया गया, जिसमें सिर्फ 5 ही अपनी पोजीशन ले पाए। लास्ट मिनट पे कुछ शार्प शूटर्स जिन्हें जेट के अंदर पोजीशन लेने को कहा गया था, उन्हें जेट सेफ नहीं लगा और बिना सेंट्रल कमांड को बताए वो लोग जेट से बाहर आ गए, और एग्जैक्टली उसी टाइम हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गई। ईसा अपनी एक साथी टोनी के साथ जेट की इंस्पेक्शन के लिए निकला, और जेट खाली देखकर वो समझ गया दैट दे आर ट्रैप। यहाँ सेंट्रल कमांड को अचानक से पता चलता है कि जेट में कोई शूटर नहीं है, और ईसा और टोनी को रिटर्न हेलीकॉप्टर तक आने का मौका मिल जाएगा। फाइनली ईसा और टोनी जेट से वापस हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगे। मौका देखकर कंट्रोल टावर से स्नाइपर 3 ने ईसा को टारगेट करने की कोशिश की, पर लाइट्स की कमी के कारण गोली टोनी की जांघ पर लग गई, और इससे स्टार्ट हुई द फाइनल डेड वॉर। रिटर्न फायर में एक जर्मन पुलिसमैन एंटोन फ्लाइंगर बॉर को गोली लग जाती है, और इससे उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। दोनों तरफ से कुछ देर गोलियां चलती हैं और टेररिस्ट को सरेंडर करने की लास्ट वार्निंग दी जाती है। एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक होने के कारण हथियारबंद सिपाही अभी तक अपनी गाड़ियों के साथ में एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाए थे, और ये सिपाही अपनी गाड़ियों से पहुंचते हैं आधी रात के 12 बजे। फाइनली अब टेररिस्ट को अंदाज हो चुका था कि उनका मिशन फेल हो चुका है, एंड सो ईसा ने एक ग्रेनेड का पिन निकाला और एक हेलीकॉप्टर में फेंक दिया,
जिससे उसके अंदर के सभी एथलीट्स मारे गए। दूसरी तरफ एक टेररिस्ट ने दूसरे हेलीकॉप्टर के सभी एथलीट्स को राइफल से फायर करके मार दिया। रिस्पांस में 6 सितंबर सुबह के 1:30 बजे तक 5 टेररिस्ट को मार दिया गया और 3 को अरेस्ट कर लिया गया। अपनी इस इम्प्रॉपर प्लान के कारण म्यूनिख पुलिस को ओलंपिक कमेटी और पूरी दुनिया की तरफ से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। हैवी क्रिटिसिज्म के बाद भी सस्पेंडेड ओलंपिक इवेंट्स को 34 घंटे बाद वापस से शुरू कर दिया गया। 5 टेररिस्ट की डेड बॉडी को लीबिया को डिलीवर कर दिया गया, जहां उन्हें हीरोज का सम्मान मिला। और इन सब के रिटेलिएशन में इजरायली फोर्सेस और मोसाद ने मिलकर 8 सितंबर को सीरिया और लेबनान के 10 PLO बेसिस पर हमला किया, जिसमें 200 आतंकवादी और 11 सिविलियंस की जान गई। जर्मन पुलिस को 29 अक्टूबर को बचे हुए 3 टेररिस्ट को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ टेररिस्ट ने लुफ्थांसा फ्लाइट 615 को हाईजैक कर लिया था। कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज तो ये कहती हैं कि जर्मन पुलिस और ब्लैक सितंबर के बीच में ये डील हुई कि जर्मनी पर कोई अटैक आगे से नहीं होगी और इसके बदले वो रिटर्न में बाकी आतंकवादियों को छोड़ देंगे। और लीबिया जाने के बाद इन 3 आतंकवादियों को हीरोज जैसा सम्मान मिला। फाइनली कुछ भी हुआ हो, पर डेथ उन मासूम लोगों की हुई जिनकी कोई गलती नहीं थी। इस अटैक से फ़ायदा किसी का हुआ हो या ना हुआ हो, पर कई घरों में मातम जरूर छा गया। एट द एंड उन खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यही कहूँगा कि आतंकवाद और जंग से सिर्फ विनाश हुआ है, तो आज समय है आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर देश और दुनिया के साथ खड़े रहने की। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक को प्यार दें, सब्सक्राइब को मार दें और भगवान हम सभी को एक सुंदर सुखी संसार दें।